के बाद अब यास चक्रवाती तूफान का खतरा, यास के खतरे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने की बैठक। नहीं रद्द होगी सीबीएसई के 12वीं की परीक्षा, शिक्षा मंत्रियों की बैठक में लिया गया फैसला। पटना सिटी में दिखा पुलिस का अमानवीय चेहरा, पुलिस की लाठीचार्ज से पलटा ऑटो, घटना में 3 बच्चों की हालत नाजुक। सारण और औरंगाबाद में बालू माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई, सारण में पुलिस ने 140 ट्रक जब्त कर वसूले 1 करोड़ 10 लाख का जुर्माना। साइबर अपराधियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, देवघर में कई सामानों के साथ 12 साइबर अपराधी को किया गया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे ताउते तूफान की। जी हां, ताउते तूफान से अभी उबरा भी नहीं था भारत और चक्रवातीय तूफान यास का खतरा अब मंडराने लगा है। यास के खतरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की और बैठक में तूफान से निपटने के लिए तैयारियों पर समीक्षा की गई। बता दें, इस दौरान एनडीआरएफ की 40 टीमों को राहत और बचाव के लिए अलर्ट पर रहने को कहा गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 12 घंटे में बंगाल की खाड़ी में यह तूफान मजबूत होगा और ओडिशा और बंगाल से टकराएगा। दोनों राज्य हाई अलर्ट पर किए गए हैं। वहीं कोरोना के चलते स्थगित हुए सीबीएसई बोर्ड और अन्य परीक्षाओं के संबंध में फैसला लेने के लिए केंद्रीय मंत्रियों की बैठक रविवार को हुई और इस बैठक में सभी राज्यों ने परीक्षाएं आयोजित करने के लिए अपनी पक्ष रखे और सुझाव साझा किया। बताया जा रहा है कि सरकार ने परीक्षाएं रद्द न करने का फैसला लिया। परीक्षाएं जुलाई में आयोजित की जा सकती हैं, जिसकी आधिकारिक घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 1 जून को करेंगे। बैठक में दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए परीक्षाएं न आयोजित की जाए और इसके बजाय छात्रों को पहले के नंबरों के आधार पर आगे प्रमोट किया जाए। उन्होंने कहा कि परीक्षाएं आयोजित करने से पहले बच्चों को वैक्सीनेट किया जाए तो बेहतर रहेगा। इससे पहले बोर्ड ने सरकार के आगे परीक्षाएं आयोजित कराने के 2 प्रस्ताव रखे थे। पहला प्रस्ताव था कि परीक्षाओं का पैटर्न बदल दिया जाए और केवल 1.5 घंटे का पेपर लिया जाए। दूसरा प्रस्ताव यह था कि केवल अहम विषयों के परीक्षाएं ली जाएं और बाकी सब्जेक्ट्स में बच्चों को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर पास किया जाए। बता दें कि अधिकांश राज्यों ने परीक्षाएं आयोजित करने पर ही सहमति जताई। जानकारी के अनुसार शिक्षा मंत्री निशंक 1 जून को इसकी जानकारी देंगे। संभव है कि पिछले वर्ष की तरह इस बार भी बोर्ड परीक्षाएं जुलाई में आयोजित की जाए। एग्जाम कोरोना सावधानियों के साथ ही आयोजित होगी। और अब बात करेंगे कोरोना के कहर की। मोकामा समेत पूरे बिहार में रविवार से 18 साल से ऊपर के लोगों को एक बार फिर से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बता दें, कोरोना वैक्सीन की डोज अब लोगों को दी जा रही है जो 18 से 44 साल के हैं। इससे पहले शनिवार को वैक्सीन इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि वैक्सीन खत्म हो गया था। मोकामा नगर परिषद के मारवाड़ी हाई स्कूल में युवाओं ने वैक्सीन की पहली डोज ली। वैक्सीनेशन से लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच युवाओं को वैक्सीन की डोज दी गई। वहीं वैक्सीनेशन शुरू होने से शहर के लोगों ने राहत की सांस ली। और कोरोना के चपेट में अब शहरों के अलावा गांव भी आने लगे हैं। ऐसे में यदि गांवों में चिकित्सकीय सुविधा नहीं बढ़ाई गई तो स्थिति बद से बदतर होते ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बात करते हैं मुंगेर की, जहां स्वास्थ्य केंद्र में ताला लटका हुआ है। दवाइयां भी एक्सपायर हो चुकी हैं और ऐसे में लोग कैसे अपना उपचार कराएं। ना कोविड टीकाकरण की व्यवस्था, ना जांच की, और बड़ी बात यह है कि प्रशासन द्वारा कोई पहल नहीं किया जा रहा। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से ये मांग की है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को गांव में ही शिविर लगाकर जांच और वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। 40 दिन पहले 80 रोज वैक्सीन पड़ा, 200 आदमी कतार में खड़ा था, वैक्सीन नहीं मिल पाया। बोला कल आएंगे, आज तक भी नहीं आया है। दोबारा डोज का तो कोई चर्चा ही नहीं है। आज जांच के लिए आया था, 125 आदमी का जांच किया, 2000 आदमी है। क्या फायदा है 125 आदमी जांच करने से?
कुछ फायदा नहीं है। पता चलेगा क्या हो रहा है, कम से कम 50% का भी जांच होना चाहिए। हाँ, कुछ कुछ नहीं। तो आप लोग यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पड़ता है, सबके पास अपना बाइक नहीं है, कोविड प्रोटोकॉल के तहत कैसे जाएगा, मतलब जाना बहुत परेशानी है। आज से 40 दिन पहले कोरोना का टीका के लिए लोग आए थे, सिर्फ 80 लोगों का टीकाकरण हो पाया और अभी लोग दूसरे डोज के इंतजार में हैं और पहले भी लोग लाइन में खड़े रहे, सब लोगों को वैक्सीन नहीं मिल सका। उसके बाद कहा गया था कि फिर कल लोग आएंगे और वैक्सीन देंगे, लेकिन अभी तक। सहरसा के डीएम कौशल कुमार ने महिषी प्रखंड क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़क सहित पुलिया का जायजा लिया और इस दौरान जिलाधिकारी कौशल कुमार ने पुलिया बनाने सहित क्षतिग्रस्त सड़कों को जल्द मरम्मत करने का निर्देश संवेदक को दिया। बता दें कि महिषी प्रखंड कोशी का क्षेत्र है और इस इलाके में बरसात या बाढ़ के समय सड़क और पुलिया काफी क्षतिग्रस्त हो जाता है और इसलिए यहाँ के लोगों को चलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिलाधिकारी ने महिषी प्रखंड क्षेत्रों का जायजा लेते हुए इस ओर विभाग को ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया ताकि यहाँ के लोगों को चलने में कोई असुविधा ना हो। देखिए, यहाँ पे बरसात के जब पीक समय आता है काफ़ी तेज़ बहाव होता है और रोड कट जाता है और इस रोड कटने से करीब 50 मीटर कटता है और इससे हमें लगता है कि 5 गांव का में आगमन पूरी तरह ठप हो जाता है। अभी विभाग के द्वारा हम लोग इस बात को पुटअप किए थे, वहाँ से यहाँ पे 2 पुलिया के निर्माण का सैंक्शन हुआ है। स्कूटी में RWD संवेदक को निर्देश दिया गया है कि बरसात पूर्व संभव हो तो दोनों पुलिया बना दिया जाए ताकि बरसात के समय में पानी निकलने का रास्ता रहे। और पटना सिटी में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया, जहां शादी समारोह से लौट रहे एक परिवार पुलिस की बर्बरता के शिकार हो गए। बता दें कि पूरा परिवार बेगमपुर का रहने वाला है, जो ऑटो से नालंदा के नूर सराय से शादी समारोह से लौट रहा था और इसी बीच माल सलामी थाना की पुलिस ने ऑटो पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी, जिस कारण ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे पूरा परिवार जख्मी हो गया। हादसे में 3 बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। मौके पर पहुंचे पत्रकार को भी पुलिस ने वीडियो बनाने से रोका। इतना ही नहीं, पीड़ित महिला ने जब पुलिस से इलाज कराने की गुहार लगाई तो पुलिस ने महिला की एक ना सुनी और ऑटो को जब्त भी कर लिया। मेरा पति के ये पथरी में चोट है, मेरा ये ठेवना में कमर में चोट है, सब में चोट है। इतना परिवार हमारा भी उजाड़ जाता मेरा घर। मेरा देखिए सब परिवार मिलके आ रहे थे शादी से। हाँ। टेम्पो पर ऐसा मारा है, ठीक है, ये बोलता है क्या चीज कहना है ना, लाठी से ऐसा मारा कि तीनों पर सब परिवार ले तीन पर कन्या का टूट गया है। मेरा मसाला का चोट पूरा ही हाथ फट गया है, मेरा कमर में चोट है, देखिए मेरा ठेवना सब फूट गया है, यहाँ पर भी फूटा है। 6 लड़कन है, उसका भी लेकर है, मेरा लड़कन सब कच्चे थे, रोहतास के भानपुर गांव में 2 पक्षों के बीच मारपीट के दौरान एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए सासाराम रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि भानपुर गांव के निवासी भिखारी सिंह के मकान में निर्माण कार्य चल रहा था और इस बीच 2 पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। फिलहाल पीड़ित पक्ष ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। वहीं थानाध्यक्ष सुशांत कुमार मंडल ने बताया कि मामले की जांच हो रही है। उक्त घटना में जो भी आरोपी हैं उनके ऊपर जल्द कार्रवाई की जाएगी। पूरा किले की मार दिया, आया कर ले डंडे लेकर, हम थे ऐसे ही और डंडा लेकर मार दिया। काटी वाला किस बात को लेकर के हुई? लड़के को लेकर गया और हम घर में काम चाली पकड़ा रहे थे और चाली पे लोग जो वहीं आया उसका लड़का दौड़कर और उसकी माँ है तो हम ललकार दिया। कौन मारा आपको? उसका 2 लड़का। क्या नाम है उसका? नालंदा में बिजली विभाग की लापरवाही से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कराए परशुसराय थाना क्षेत्र सलेमपुर गांव में शौच जाने के क्रम में एक 20 वर्षीय युवक की करंट लगने से मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी है। और अब गया की खबर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें गया की हैं, जहां डेढ़ा थाना क्षेत्र के रेलवे ओवरब्रिज के पास पुष्पा मार्केट स्थित एक मिठाई की दुकान में अचानक 2 गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने की आवाज से अफरा तफरी का माहौल हो गया और देखते ही देखते आग में
कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आनन फानन में इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। वहीं इस अगलगी में हजारों का नुकसान हुआ। मकान भी मेरा है, दुकान मेरे दवा केस में है। अच्छा, तो ये कितना देर पहले आग लगी है? लगभग अभी कितना टाइम हुआ है? लगभग 11 बज रहा होगा, 11 सवा 11 जी। तो क्या क्या क्षति हुआ है? अभी तो अभी इसका होटल के कारखाना से स्टार्ट हुआ, इतना भयावह स्थिति थी कि हम दुकान बंद करके हम रोड पर आ गया ऊपर। हम पटना सिटी के बहादुरपुर थाना क्षेत्र में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है और इस घटना में मृतका के भाई ने ससुराल वालों पर विवाहिता की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले में मृतका के पति सहित ससुर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद उनसे पूछताछ की जा रही है। एक महिला जो 20-22 वर्ष की होगी, उसके गुप्त रूप से जला देने की सूचना पर पुलिस आई है। उसके परिवार के सदस्य लोग आए, तो जो प्रथम दृष्टिया देखकर लगता है ये रस्सी से गला घोंट कर उसको मारा गया है। परिवार के जो लोग हैं उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि लड़की को जो है ऊपर मारा। भागलपुर के परबत्ता थाना क्षेत्र के विक्रमशिला पथ पर साहू पेट्रोल पंप और जगतपुर के बीच मवेशी हाट के पास वाहन चालकों के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने के दौरान पुलिस ने छापेमारी कर 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस ने इस कार्रवाई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। वहीं एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में की गई छापेमारी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने एक देसी पिस्टल, 2 गोली, 6 मोबाइल, 3 चाकू और एक बोलेरो गाड़ी बरामद किया है। बीते रात सूचना में मिली थी कुछ अपराधी 0 माइल रोड पे विक्रमशिला पुल से जो अपना आगे बताते हैं साहू पेट्रोल पंप के आसपास रोड पे वो गाड़ी को रोक रोक के पैसा लूटने का प्रयास कर रहा है। सूचना मिलती जिसको नमस्कार के नेतृत्व में थाना प्रभारी परबत्ता अन्य पदाधिकारी के सहयोग से छापामारी किया गया। छापामारी करने क्रम में 8 अभियुक्त गिरफ्तारी की गई। जब जमा तलाशी ली गई उन लोगों का, उनके सामने आप देख रहे हैं 2 बराबर कैंची मिला है। जो बक्सर के डुमराव प्रखंड में पिछले कई वर्षों से हाईवे का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसको पूरा करने का जिम्मा पीएनसी कंपनी के जिम्मे है। वहीं निर्माण कार्य को लेकर इस रास्ते से 14 चक्के वाहनों के आवागमन पर पूर्णतः रोक लगाया गया है, लेकिन इस रास्ते से 14 चक्के वाले वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से जारी है, जिसकी जानकारी के बाद जिला परिवहन पदाधिकारी ने कार्रवाई करते हुए कुल 14 चक्के वाले ट्रकों को जब्त किया है। और राजधानी पटना में जाप नेताओं ने मशाल जुलूस निकालकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की रिहाई और पारस अस्पताल मामले में न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में वे अलग अलग तरीकों से अनशन करेंगे। भाई प्रेमचंद जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भाई राजेश रंजन पप्पू जी, पार्टी के और बेगूसराय में गुप्त सूचना के आधार पर सदर अनुमंडल क्षेत्र के मुफस्सिल थाने की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 76 कार्टन विदेशी शराब के साथ 2 मालवाहक वाहन को जब्त किया है और उसके साथ ही पुलिस ने मौके से 3 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। कारोबारियों की पहचान बेगूसराय जिले के बालापुर निवासी के रूप में हुई है। सूचना प्राप्त हुआ कि मुफस्सिल थाना अंतर्गत ललित नगर मोहल्ला में शराब की खेपें आ रही हैं, जिसमें थानाध्यक्ष महोदय एक विशेष टीम का गठन किए और थानाध्यक्ष मुफस्सिल थाना के गठित टीम के द्वारा ललित नगर में छापामारी की गई। छापामारी के दौरान एक बोलेरो पिकअप में फल के कंटेनर के अंदर
फल के टोकरी के अंदर छिपाया हुआ 70 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद हुई। लखीसराय के गजरा थाना क्षेत्र के श्री किशुन कोड़ासी गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 130 लीटर महुआ शराब को जब्त किया है। यही नहीं, मौके से पुलिस ने शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। और इस संबंध में गजरा थाना प्रभारी संतोष कुमार सिन्हा ने बताया कि शराब माफियाओं के विरुद्ध इलाके में अभियान जारी है। और अब नजर डालेंगे झारखंड की खबरों पर। नेपाल के बागमती में फंसे झारखंड के दुमका जिले के करीब 26 मजदूर जब अपने वतन वापस लौटे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, जिसके बाद उन्होंने प्रशासन और सरकार से लेकर नेपाल तक सरकार ने हम लोग को सभी को सब चीज का व्यवस्था कराया। डॉक्टर, नाश्ता पानी, खाना का, गाड़ी का व्यवस्था और पूरा फुल व्यवस्था करा के हम लोग को आज दुमका अपना घर पहुँचा दिया। आज हम लोग जिला क्वारंटाइन सेंटर में आए हैं। वहीं विदेश से अपने वतन वापस लौटे मजदूरों में 5 मजदूर कोरोना पॉजिटिव हैं, जिन्हें दुमका के फूलो झानो कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी बचे शेष 21 मजदूरों को हिजुला में बने क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है, जिसे 7 दिनों के बाद जांच कर उनको वापस घर के लिए भेज दिया जाएगा। वहीं इन मजदूरों को वापस लाने में दुमका की उपायुक्त राजेश्वरी बी का अहम योगदान रहा। नेपाल में जो एम्बेसी है वहाँ कुछ NGO के माध्यम से उन लोगों को राहत का सामग्री पहुँचाने का कार्य किया है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के आलोक में हम लोग ने बॉर्डर तक अपने व्हीकल्स को भेजा, मेडिकल टीम को भेजा। दरअसल नेपाल में फंसे मजदूरों ने अपनी परेशानी को लेकर वीडियो बना सरकार और प्रशासन को भेजा, जिसके बाद झारखंड में हेमंत सरकार के सहयोग नेपाल दूतावास से संपर्क साधकर उन्हें झारखंड वापस लाने का काम किया गया। वहीं सरकार के सहयोग को लेकर गोड्डा के पौड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव ने पहल को बेहतर बताते हुए आगे भी प्रवासी और परेशान मजदूरों को सहयोग का भरोसा दिया है। जहां भी फंसे हैं मजदूर जिनको आने की जरूरत है, अगर वो सरकार के प्रशासन के संज्ञान में देता है, हम सबके संज्ञान में देता है, तो हम लोग लाने का उन्हें प्रयास करते हैं, उनके रास्ते बनाने का प्रयास करते हैं। DTV भारत के लिए दुमका से प्रमोद की रिपोर्ट। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे झारखंड में कोरोना वैक्सीनेशन की, जहां वैक्सीनेशन की प्रक्रिया और कोरोना 19 वैक्सीन टीका प्रमाण पत्र में दिया जा रहा है। पीएम की तस्वीर को लेकर कांग्रेस के पूर्व गोड्डा सांसद ने हटाए जाने की मांग को लेकर हमला बोला है और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को दुरुस्त करने की मांग की है। इस देश में इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को तो बर्बाद कर दिया। इस महामारी से सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया, हर देश लड़ रहा है महामारी से। लेकिन यही एक प्रधानमंत्री हैं जो टीकाकरण में वह अपनी तस्वीर लगा करके और दांत दिखा करके लोगों को दिखलाते हैं कि देखिए ये हम टीका हम लगवा रहे हैं आपको। तो मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि जो डेथ सर्टिफिकेट में उसमें भी अपना फोटो आप लगा दीजिए, वही हंसता हुआ चेहरा दिखा, ताकि लगे कि आप दिलीप कुमार और राजेश खन्ना से कम नहीं है। आप बिल्कुल राजेश खन्ना और दिलीप कुमार को भी फेल कर दिए, ताकि आपका फोटो लोग देखना चाहता है। बहुत महान व्यक्ति। देवघर पुलिस ने साइबर क्राइम के खिलाफ छापेमारी में बड़ी सफलता प्राप्त की है। बता दें कि छापेमारी के दौरान पुलिस ने जिले के करो, पालोजोड़ी और मार्गोमुंडा थाना क्षेत्र में छापेमारी के दौरान 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि ये सभी अपराधी फर्जी तरीके से भोले भाले लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। क्रिमिनल्स के अगेंस्ट में लगातार छापामारी की जा रही है। इसी क्रम में नागदरी एवं जगाडी थाना करौ, सिजुरियाटाड़ थाना मार्गोमुंडा, पत्थरघटिया महुआ डावर थाना पालाजोरी, ललुआडी थाना सारवा, इन थाना क्षेत्र एवं गांवों में और गुमला के डुमरी थाना के जेलिंग टोली गांव में 10वां उरांव के कुएं से एक युवक का शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान अरमान खान
खान के रूप में की गई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक 20 मई को देसवा उरांव की बेटी की शादी में आया था। उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं था। इधर परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जाहिर की है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी है। कहना है कि उस रोज हम लोग रात को गए थे, जिस रोज मैंने मेरा बेटा नहीं आया, उस रोज कि मेरा बेटा कहाँ है, तो उन लोग निकल के उस घर का आदमी लोग बोले कि 4 बजे उसको हम लोग मैंने रोड तक निकाल दिए और वहाँ तक हम लोग जाने का मैंने देखे उसको। आज मेरा भाई अरमान खान उर्फ लडन का शव बेलटोली जिलिंग टोली दिसवा भगत के घर से कुआं है उसके घर में, उसी के कुआं से बरामद हुआ। वह 20 मई को रात 8 बजे घर से निकला था आनंद उरांव का शादी के लिए। उसी को उसके बाद उसी रात से वो लापता हो गया। प्रशासन से आग्रह है कि हमें हत्या का संदेह जा रहा है कि ये मामला कुछ गड़बड़ है, अतः जांच कर दोषियों को उचित कार्रवाई की जाए। आज विश्व भगत जिलिंग डुंगरी के कुआं में एक लाश बरामद हुई है। हाँ, लाश है अरमान खान उर्फ लड्डन, पिता आवाज खान, बेलटोली का। लाश को कुआं से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस सभी एंगल से इस केस को देख रही है। चतरा के टंडवा में सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना के विरोध में मुआवजे की मांग को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर घंटों प्रदर्शन किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया और जाम को खुलवाया। झारखंड सरकार द्वारा लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत बसों का परिचालन बंद कर दिया गया है, जिसके कारण बसें बस पड़ाव पर ही खड़ी हैं। वहीं गुमला के ललित उरांव बस पड़ाव में दर्जनों बसें खड़ी मिलेंगी, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए एक गार्ड भी तैनात नहीं किए गए हैं, जिसका लाभ असामाजिक तत्व उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बस पड़ाव में खड़ी 2 बसों की बैटरी की चोरी हुई है। यही नहीं, बसों के शीशे भी चोरों ने फोड़ दिए हैं। और इधर घटना के बाद एसडीओ रवि आनंद ने कहा कि बस पड़ाव में सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे।